नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस क्लासेस में। और जैसा कि हम अपनी राज्य व्यवस्था की सीरीज में संवैधानिक विकास को पढ़ रहे थे, तो इस सीरीज में हम पढ़ चुके थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1853 तक। आज हम इससे आगे के सभी एक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्ट्स की ओर। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा कि कोई भी एक्ट सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों आया, फिर हम समझेंगे इसके आने से इसके आने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है, जरूरत है, और फिर समझेंगे हम कि क्या प्रभाव इसके आने के बाद पड़े। ठीक, तो इस प्रकार से हम संवैधानिक विकास में इसकी भूमिका को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम पृष्ठभूमि हम इसकी डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो समय है 1857 की क्रांति के बाद का है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से जो परिस्थितियां बनी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस एक्ट के आने में रहा। और वो परिस्थितियां क्या थी? ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत पर अब नियंत्रण करना कंपनी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो संसद पर दबाव बन रहा था कि शासन कंपनी से लेकर डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के हाथ में दे दिया जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया जाए, है ना, ये दबाव बन रहा था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो विद्रोह वगैरह हो रहे थे, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसके कारण यहाँ के लोगों को, ठीक है, यहाँ के रियासतों को, है ना, इनको शांत करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों के कारण 1858 का अधिनियम आया था। तो चलते हैं कि क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान था कि कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है, और प्रशासन की बागडोर ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दी गई। यही आपसे बात करी गई थी कि इसकी जरूरत थी, तो यही प्रावधान किया गया। अब तक जो क्या अंतर आया, अब तक जो शासन था वो था कंपनी का शासन भारत में। ठीक है, और अब है शासन किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, मतलब महारानी का शासन है। पहले शासन कैसे हो रहा था, इस चीज को समझ लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर आया। पहले जो शासन था उसमें कंपनी थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ठीक है, और कंपनी पर शासन कैसे हो रहा था? गवर्नर जनरल की मदद से। ठीक, तो पहले का ढांचा कंपनी के शासन का ये था भारत में, इस तरीके से चल रहा था। अब डायरेक्ट शासन भारत, और कंपनी किस पे शासन कर रही है? भारत, हमारे प्यारे देश पे। तो अब क्या कर दिया कि डायरेक्ट शासन कौन करेगा? रानी, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट से शासन होगा, और शासन किसके नाम पर किया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। तो जितने भी ये चीजें हैं बीच की, जितनी भी ये चीजें बीच की हैं, जितने भी ये बीच के पद हैं, बीच की संस्थाएं हैं, इन सबको अब हटा दिया गया। इनको हटाने की आवश्यकता है। फिर जब शासन सीधा रानी के नाम पर होना है, तो इन सबको क्या कर रखा है? हटाना है। तो वे प्रावधान प्रावधान भी इसी तरीके से किए जाएंगे। तो पहला था कि कंपनी शासन का अंत, क्योंकि दबाव बन रहा था, बागडोर ब्रिटिश संसद के हाथों में। समझ गए? तो दूसरा क्या हुआ? गवर्नर जनरल पद का अंत, जैसे कि आपको बताया मैंने, करना पड़ेगा क्योंकि शासन कंपनी के हाथ में चला गया। तथा ब्रिटिश क्राउन के सीधे प्रतिनिधि वायसरॉय नामक नए पद का सृजन। तो शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट से जब करेंगे तो उस संस्थाओं के माध्यम से ही होगा। तो पहला पद क्या बनाया गया है यहाँ पे? वायसरॉय। ठीक है, तो वायसरॉय शासन करेगा किस पे? भारत पे। किसके तौर पे? ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पे। तो रानी, मतलब रानी ही है एक हिसाब से, है ना, ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट भारत में। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है डायरेक्ट भारत में। कौन? वायसरॉय। ठीक है, तो नए पद की स्थापना करी गई है, और ऐसे प्रथम वायसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग थे। महत्वपूर्ण नाम है अपना आप में। ठीक, निदेशक बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। ये दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है।
इसके स्थान पर नया विभाग, भारत विभाग बनाया गया, ठीक है, जिसका सचिव भारत सचिव कहलाता था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। अब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर शासन करेगी तो कुछ संस्थाएं चाहिए जिसके माध्यम से वो भारत पर शासन करेगी, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट और ये है भारत, ठीक है। तो अब शासन जो है सीधा ऐसे हो रहा है। तो कुछ संस्थाएं चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में तो बैठ नहीं रही है, तो दो नए पदों का सृजन किया गया है। पहला है भारत सचिव, ठीक है, और दूसरा है वायसरॉय। तो दो नए पदों का सृजन किया गया है, दो नई संस्थाओं का निर्माण हुआ है और अब इनके माध्यम से भारत पर शासन किया जाएगा। अब इन दो पदों की भूमिका को हम अगली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था और 15 सदस्य कौन थे, जिन्हें 10 वर्ष तक प्रशासन का अनुभव था भारत में, ठीक है, जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक प्रशासन किया है। समझते हैं उसकी परिषद में कौन थे। 8 थे उसमें ब्रिटिश सांसद। अब ये ब्रिटिश सांसद कौन से लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें ब्रिटिश संसद के लोग थे। जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब खत्म कर दिया गया है तो उन्हीं लोगों को भारत सचिव की परिषद में शामिल किया गया है, ब्रिटिश सांसद के रूप में भारत सचिव की परिषद में। और 7 लोग कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। ये कौन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे, है ना, उन लोगों को जो है शामिल कर दिया गया है भारत सचिव की परिषद में। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनुभवी हैं, इनको भारत का शासन का अनुभव है। तो इन लोगों के अनुभव से काम लेने के लिए भारत सचिव की परिषद में इनको शामिल कर दिया गया और भारत सचिव की परिषद के माध्यम से भारत में शासन चलेगा। ऐसे पहले भारत सचिव कौन थे, चार्ल्स वुड थे। बहुत महत्वपूर्ण नाम है अपने आप में, ठीक, कई परीक्षा में पूछा जाता है। तो फर्क समझ लेते हैं दोनों का। भारत सचिव और वायसरॉय दो नए पद बने हैं। पहला वायसरॉय कैनिंग, नाम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पहले सचिव चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड कहाँ बैठते हैं, ब्रिटेन में। उनकी जो है परिषद कहाँ बैठती है, ब्रिटेन में। और किसके प्रति, ब्रिटेन में किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है सीधा, ठीक है। जबकि वायसरॉय कहाँ बैठते हैं, भारत में, बंगाल में बैठ रहे हैं आपके। जो वास्तविक स्वामी है भारत के प्रशासन का वो कौन है, भारत सचिव है, क्योंकि वो अपनी परिषद के माध्यम से क्या कर रहा है, यहाँ पे शासन कर रहा है। जबकि वायसरॉय क्या है, कार्यकारी प्रमुख है सिर्फ, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह मान लो आप इनको, इनकी शक्तियों को, है ना। शक्तियों के लिए बोल रहा हूँ, पदानुक्रम को अगर हम अलग रखें तो शक्तियां कुछ ऐसी ही थी, ठीक है, कि सब कुछ देखते तो यही है। ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, कौन, भारत सचिव। जबकि जो है वायसरॉय कौन था, ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। जैसे राज्यपाल होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यों में, तो ऐसे ही ये भी है, यहाँ पर राज्यपाल की तरह प्रतिनिधि है ब्रिटिश क्राउन का, है ना। भारतीय शासन के लिए नीति बनाना किसका काम है, भारत सचिव का काम है, और अंतिम निर्णय देना और फिर उसका अपनी संसद को जवाब देना। कौन सी संसद, ब्रिटिश संसद। और उन नीतियों को लागू करने का काम किसको दिया है, वायसरॉय को दिया है, ठीक है। इस प्रकार से जो है भारत सचिव का भारत के शासन पर क्या है, पूरा नियंत्रण है। और इन चीज़ों को लागू करने के लिए वो किसको आदेश दे सकता है, वायसरॉय को आदेश दे सकता है। और वायसरॉय का काम क्या है, भारत में जो है जो भी चीज़ें बन रही है भारत सचिव के द्वारा उनको चलाना, उसके हिसाब से भारत में शासन चलाना, ठीक, उसके निर्देशों को मानना। तो ये इन दोनों पदों में अंतर है। अंतिम प्रावधान था व्यपगत के सिद्धांत का अंत। तो व्यपगत का सिद्धांत क्या था, जब भी किसी राजा की अपनी संतान नहीं होती थी, है ना, तो अगर वो किसी पुत्र को गोद ले लेता है, अगर वो किसी पुत्र को गोद लेता है, ठीक, तो गोद लिए पुत्र को उसका असली वारिस नहीं माना जाता था, और जो उसकी अपनी रियासत है, जो भी है, उसको जो है कंपनी जो है हथिया लेती थी, है ना। तो ये था व्यपगत का सिद्धांत जो डलहौजी लाए थे, लॉर्ड डलहौजी। और इसके तहत जो है अवध का विलय हुआ, झांसी का विलय हुआ कंपनी में। तो इससे बहुत विरोध हुआ इन चीज़ों का, इस सिद्धांत का, और लोग भड़क गए, शासन भड़क गया, है ना। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए ही और रियासतों को, राजाओं को शांत करने के लिए ही व्यपगत के सिद्धांत का अंत किया गया, ठीक। तो प्रभाव देखते हैं इसका।
कंपनी शासन का अंत और क्राउन का शासन समझ चुके हैं। द्वैध शासन का अंत, कौन सा द्वैध शासन? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके माध्यम से कंपनी का जो शासन है भारत में, इसका क्या हो गया है? अंत। तो दो जगह से शासन हो रहा था ना, इसी का अंत हुआ और शक्ति का केंद्रीकरण हुआ कहाँ? ये सचिव, भारत सचिव के चारों ओर। तो उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई, तो भारत सचिव के पास शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। देशी रियासतों के प्रति जो है नीति बदली, उनका सहयोग लेने के लिए, ठीक है, ताकि विद्रोह ना करें। तो ये सब इसका प्रभाव था और इसे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला शासन के नाम से इस एक्ट को ब्रिटेन की संसद ने पुकारा, ठीक है। तो पूछा जाता है कई बार कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पढ़ने का तरीका वही है कि पृष्ठभूमि, प्रावधान और प्रभाव। तो पृष्ठभूमि को समझते हैं। प्रशासनिक कठिनाई, कैसी प्रशासनिक कठिनाई? विधायिका तथा कार्यकारी दोनों अर्थों में, तथा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। अब पहले इस पॉइंट को समझते हैं। ये है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। और इस पूरे भारत पर शासन कौन कर रहा है? पूरे भारतवर्ष पर शासन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर भारत सचिव ब्रिटेन से, और यहाँ बैठा है वायसराय, ठीक है। और वायसराय ही पूरे भारत को देख रहा है अकेले। तो इससे क्या हो रहा है? भारत में नीतियां लागू करने में, नीतियां बनाने में समस्या आ रही है, बहुत अधिक चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है, कि एक ही व्यक्ति पूरे भारत के लिए जो है भारत में प्रशासन लागू कर रहा है और नीतियां बना रहा है। तो ये समस्या हो गई। तो इससे जो है कानून बनाने की समस्या हुई पहली, तो उसको कहेंगे विधायिका संबंधी चुनौती। उनको लागू करने की समस्या हुई, उसे कहेंगे कार्यकारी चुनौती। तो इससे निपटने के लिए क्या कर दिया है? कुछ शक्तियां बांटनी पड़ेंगी हम अलग अलग, ठीक है, कि भाई चलो तुम खुद बनाओ अपना कानून और खुद ही उनको लागू करो। तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है शक्ति की, ताकि प्रशासन आसानी से चल पाए। तो आप समझ चुके होंगे इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। दूसरा क्या था? 1857 की क्रांति से सबक लिया था अंग्रेजों ने कि भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करना आवश्यक है, और भारतीयों की भी मांग थी कि भाई हम पे शासन हो रहा है तो हमें भी शामिल करो, ठीक है। और क्यों भारतीयों को शामिल करना ब्रिटेन को आवश्यक लगा? पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से, कि विद्रोह विद्रोह ना हो कोई भी, ठीक है। और दूसरे स्थायित्व के लिए, कि भारत में लंबा शासन वो कर पाए, ठीक है। तो भारत में लंबा शासन कर पाए। तो इन दो कारणों से ब्रिटेन को क्या करना पड़ा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा। तो चलते हैं क्या क्या प्रावधान किए इन समस्याओं से निपटने के लिए। पहला तो मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ये नक्शा बनाया था, दिखाया था कि भाई शक्ति देनी पड़ेगी वापस। तो वही किया कि जो है यहाँ पर मद्रास को और मुंबई को क्या कर दिया गया? कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। तो इससे क्या होगा? आसानी होगी, है ना, शासन में, विधायी रूप से भी और कार्यकारी रूप से भी। दूसरा क्या हुआ? भारतीयों को शामिल करने के लिए क्या किया? गैर सरकारी सदस्य के रूप में, सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी, ठीक है, सदस्य के रूप में भारतीयों को पहली बार विधायी परिषद में स्थान दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधायी परिषद में, कार्यकारी की बात नहीं हो रही है, विधायी परिषद में क्या किया गया है? शामिल किया गया है पहली बार भारतीयों को। तो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीयों को, भले गैर सरकारी सदस्य के रूप में ही सही, ठीक है। तो कौन कौन थे वो? पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, इन तीन लोगों को। तो कई बार इनका नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो खुश करने की कोशिश की जा रही है भारतीयों को, आप देख रहे हैं, ठीक है। वायसराय तथा गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये देखिए, विधायी परिषद में शामिल भी करेंगे, ठीक है, तुम्हारे तुमसे डिस्कस करके हम कानून बनाएंगे, लेकिन दूसरी ओर हथियार भी तैयार रखा है, और वो हथियार क्या है? अध्यादेश, कि हम जब चाहें जो चाहें कानून ला देंगे बिना डिस्कशन के, बिना
तुमसे बात किए, बिना डिस्कस किए, बिना चर्चा परिचर्चा के, ठीक है? तो ये भी उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, वायसरॉय को भी और गवर्नर को भी। जो वायसरॉय था उसे भी दे दिया, इन गवर्नरों को भी दे दिया, ठीक है? तो जब चाहे जो चाहे कानून वो बना सकते हैं बिना डिस्कस किए अपने परिषद से, और उसकी वैधता कितनी होगी? 6 माह होगी, ठीक है? तो यही ब्रिटिश कूटनीति थी जिसके कारण इतना लंबा उन्होंने शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और एक यहाँ पर हुआ विभागीय प्रणाली, ठीक है? अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई और विभिन्न विभागों के काम परिषद के सदस्यों में बांट दिए गए। केवल महत्वपूर्ण मामलों को गवर्नर तथा काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से निपटाया जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे डेवलपमेंट है। अब क्यों ये डेवलपमेंट है? क्योंकि प्रशासन भारत में बहुत फैल चुका है, ठीक है? पूरे भारत पर ब्रिटिश राज कर रहे हैं। परिषदों का आकार भी बढ़ रहा है, विधायी परिषद में लोग शामिल हो रहे हैं। तो अलग अलग काम है, जैसे कृषि है ना, जल, स्वास्थ्य, वित्त। तो अलग अलग जो काम है इनको अलग अलग लोगों में पहली बार बांटा जा रहा है। और लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो विधायी परिषद के सदस्य हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मंत्रालयों का गठन हो रहा है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना? कृषि मंत्री अलग बन गया, जल संसाधन मंत्री अलग बन गया, स्वास्थ्य मंत्री अलग बन गया, वित्त मंत्री अलग बन गया। तो अलग अलग पोर्टफोलियो सबके बन गए हैं। तो इसकी शुरुआत 1863 में ही हुई है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब विभागीय प्रणाली की कृषि विभाग, जल विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग जो विभाग थे इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रावधान है इसका। क्या प्रभाव पड़ा इसका, इस प्रावधान का? पहले तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण कैसे? मद्रास को शक्ति दे दी, इधर मुंबई को शक्ति दे दी अपने कानून बनाने की। तो जो पहले एक ही जगह शक्ति थी सिर्फ भारत सचिव के पास, वो बांटी जा रही है ना? शक्ति अलग अलग केंद्रों में बांटी जा रही है, तो इसको बोलते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, ठीक है? लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कैसे हुई है? 3 लोग जो हैं शामिल किए गए हैं किसमें? परिषद में। किसकी परिषद में? वायसरॉय की परिषद में, ठीक है? जो 3 लोग शामिल किए गए, तो पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई है, भले ही कैसे? गैर सरकारी सदस्य और सलाहकार भूमिका में। अधिकार हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमें कम से कम शामिल तो कर दिया, है ना? तो छोटा कदम ही सही, पर कदम तो है, शुरुआत तो है, ठीक? संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई इसी कारण से इसे कह सकते हैं, ठीक? और जो महत्वपूर्ण प्रभाव था, विभागीय प्रणाली का जन्म हुआ, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रभाव था। और इन्हीं सभी कारणों से इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो 1861 को कहा जाता है। तो यह सब इस प्रावधान के बारे में जानकारी थी। बढ़ते हैं आगे। अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, क्यों आया? तो देखिए कौन सा समय चल रहा है, 1892। और इससे पहले क्या क्या हो रखा है? 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। क्या हुई है? अगर आप खुद ही याद करें, वो है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना हो गई है, ठीक है? और कांग्रेस की स्थापना हो रही है और हर वर्ष उसके अधिवेशन चल रहे हैं। इससे क्या हुआ? भारत में एक राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, राष्ट्रवादी भावना जो है बढ़ रही है, ठीक है? और प्रशासन में भागीदारी का, प्रशासनिक सुधारों का, ये सब दबाव जो है ब्रिटिशर्स पर बन रहा है। तो ये सब परिस्थितियां 1892 की पहली की है। दूसरी चीज क्या है? 1885 में लॉर्ड लिटन करके एक गवर्नर थे, उन्होंने 3 विवादास्पद कानून जो है पारित कर दिए, ठीक है? तो 3 विवादास्पद कानून उन्होंने पारित किए थे। आप उनको इतिहास में पढ़ेंगे, जैसे आर्म्स एक्ट था, ऐसे 2 और थे, ठीक है? तो उनसे लोग परेशान थे, उन कानूनों से। उनको वापस, उन कानूनों के कारण भारी विरोध जो है भारत में किया जा रहा था, व्याप्त था उनके कारण। तो लॉर्ड लिटन के खिलाफ भी जो है भारत में क्या था, बहुत विरोध किया जा रहा था, उसके कारण लोग परेशान थे। और एलिबर्ट बिल विवाद भी इस टाइम पर 1885 में ये भी हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इन सब चीज़ों के कारण क्या था? विद्रोह और विरोध, ठीक है? ये भारत की जनता के अंदर दिखाई दे रहा था।
1861 का जो अधिनियम आया था, वो व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। जैसे उत्तरदायी सरकार की वो बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें जो हो रही थी, वो हो नहीं पाए थे अच्छे से, ठीक है? दूसरा ये था। तीसरी परिस्थिति थी कि उभरते भारतीय राजनीतिक वर्ग को, कांग्रेस के आने के बाद राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक वर्ग जो है, कांग्रेस से उभर रहा है, ठीक है? और अन्य भी संस्थाएँ भी हैं, तो इन सबको थोड़ा संतुष्ट करना आवश्यक था, ठीक है? और जो औपनिवेशिक शासन के प्रति जो उनके मन में विद्रोह है, उसको शांत करने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अधिनियम के माध्यम से किया, ठीक है? इसीलिए ये अधिनियम लाया गया। तो चलते हैं आगे, क्या-क्या प्रावधान थे इसमें? पहला था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि भारतीय खुश हो जाएं। तो जो केंद्रीय है ना, केंद्रीय तथा प्रांतीय, प्रांत कौन-कौन से हैं? जो प्रेसिडेंसियाँ हैं, मद्रास, बम्बई, है ना? तो इनमें जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में, सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या किया? भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ताकि थोड़ा चुप बैठें, शांत हो जाएं, है ना? तो ये शुरू हो रहा है। बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था, वो बिल्कुल रहेगा ही। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाले नामांकन का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, समझाता हूँ आपको क्या हुआ। जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा है, तो ये जो लोग जिनका चयन हो रहा है विधानसभाओं के लिए केंद्र में और प्रांत में, इनके चयन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई कि भाई ये लोग इनका चयन करेंगे, ठीक है? ये लोग, ये निर्वाचक मंडल इनको भेजेगा, ठीक है? तो नामांकन का प्रावधान किया गया। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है? चुनाव, आप देख रहे हैं देश में पहली बार, अब तक के जितने प्रावधान पड़े, पहली बार कहीं न कहीं एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो रही है, जो क्या कर रहा है? लोगों को भेज रहा है, कहाँ? प्रांत में भी और केंद्र में भी। तो चुनाव शब्द का भले इस एक्ट में कहीं भी जो है ज़िक्र नहीं है, ठीक है? इस शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु चुनाव की कहीं न कहीं शुरुआत, एक नींव, है ना? इस एक्ट ने डाली थी, ठीक? और वो चुनाव, वो निर्वाचक मंडल कौन था? किसे वो मताधिकार था चुनने का? वो था विश्वविद्यालय, जिला परिषद, जमींदार, वाणिज्यिक कक्षाएँ, व्यापार संघ और नगर पालिका। तो ये लोग जो हैं चुनेंगे किनको? जिन्हें इन्हें कहाँ भेजना है? केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं में भेजना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्या था? विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की गई। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहली बार जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया कि भाई कितना बजट चाहिए, क्या चाहिए, और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया कि भाई तुम क्वेश्चनिंग कर सकते हो, लेकिन प्रश्न सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित। लेकिन जो प्रश्न थे वो क्या थे? सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित ही पूछे जा सकते थे, जनहित से संबंधित नहीं। क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, पर कैसे क्वेश्चन? जो सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित है ना? एग्जीक्यूशन के बारे में कि भाई ये चीज़ आपने बनाई थी, ऐसा आप बोला था ऐसा-ऐसा होगा, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, है ना? और जनहित के बारे में क्वेश्चन पूछना अभी भी मना है, ठीक है? जनहित के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट है, भले जनहित के क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कि भाई क्यों लागू नहीं हुआ, है ना? और हम नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, कौन पूछेगा? गैर सरकारी सदस्य जो यहाँ शामिल हो रखे हैं, ठीक है? तो ये इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहली बार कब ये प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, है ना? तो आप ये जवाब देंगे कि 1892 में दिया गया। प्रभाव क्या हुआ? भारत में संयुक्त निर्वाचन की शुरुआत, है ना? तो संयुक्त निर्वाचन मतलब जो निर्वाचक मंडल बना है, बनवत, जो कि सीमित था, अभी कॉलेज विश्वविद्यालय के लोग थे, है ना? नगर पालिकाओं के लोग थे, भले ये लोग थे, लेकिन एक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, और इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त निर्वाचन। तो संयुक्त निर्वाचन की नींव पड़ी है। उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने का प्रयास, है ना? तो ये सब चीज़ें हुई। निर्वाचन के 3 प्रकार होते हैं, संयुक्त निर्वाचन है, पृथक निर्वाचन है। पृथक निर्वाचन में क्या होता है कि एक वर्ग है, माना बात हिंदू है, तो हिंदुओं के बीच से चुनाव होगा तो हिंदू व्यक्ति ही उठेगा,
और वोट देने वाले भी हिंदू ही होंगे। ठीक है, प्रतिनिधि भी हिंदू ही होगा और उसके वोटर भी हिंदू ही होंगे। इसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। इसकी शुरुआत हुई है मार्ले मिंटो सुधार के साथ 1909 में। आगे पढ़ेंगे। संयुक्त निर्वाचन क्या होता है कि भाई कोई भी उठ सकता है और कोई भी वोट देगा। इसे कहते हैं संयुक्त निर्वाचन। तो ये दोनों में फर्क है। पढ़ते हैं आगे। अब आया 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मार्ले कौन है? ये थे सचिव, भारत सचिव जो लंदन में बैठे हैं। और मिंटो कौन है? भारत में वायसराय। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। देखिए कौन सा समय चल रहा है? 1909 का। तो जब भी किसी एक्ट को हम समझते हैं तो हमें समझना चाहिए कौन सा समय चल रहा है, क्या क्या परिस्थिति उस टाइम निर्माण हो रखी थी, है ना? तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र होने लगे। कौन सा आंदोलन तीव्र हो रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। 1905-6 में बंगाल में जो है आग, बिल्कुल विद्रोह की आग भड़की हुई है। ठीक है, करजन बंगाल विभाजन कर दिया है। ठीक है, उससे लोगों में भारी जो है क्या विरोध की भावना व्याप्त है। ये सब चीज़ें चल रही है। राष्ट्रवाद बिल्कुल पीक पर है। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में भड़की हुई है भयंकर। ठीक है, तिलक वहाँ जगह जगह क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय पे। वंदे मातरम के गूंज से सारा कोलकाता गूंज रहा है। ठीक है, लोग विरोध कर रहे हैं कि बंगाल का विभाजन क्यों किया। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे परिस्थितियाँ चल रही थी। तो अतः अरुंडल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रवादी गतिविधियों की तीव्रता को कम करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया, ताकि दूसरा 1857 की क्रांति भारत में ना हो जाए, इस प्रकार की क्रांति ना हो जाए। इसलिए पहले ही जो है इन राष्ट्रवादी ताकतों को, राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करने की दृष्टि से, उनकी तीव्रता कम करने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया। तो कैसे इसे कम करेंगे आप देखिए, कुछ कूटनीतिक खेल होगा। तो देखते हैं। पहले तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, भारतीयों को खुश करने के लिए। वहां पे सीटें बढ़ा देंगे, है ना? तो केंद्र में भी जो क्या कर दिया गया, सीटें खूब सारी कर दी भाई। और प्रांतों में भी क्या कर दिया, खूब सारी सीटें कर दी, सीटें बढ़ा दी, है ना? केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। तो सेंटर था केंद्र। यहाँ पे बहुमत अभी भी किसका होगा? जो सरकारी है इनका ही बहुमत था। ठीक, और गैर सरकारी लोगों का बहुमत नहीं है, ये कम है। लेकिन प्रांतों में क्या कर दिया गया, अलग अलग प्रांतों में गैर सरकार गैर सरकारी जो सदस्य थे प्रांतों में, जो गैर सरकारी हैं, इनके बहुमत की अनुमति दे दी गई कि ठीक है भाई, प्रांतों में इनका बहुमत हो सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। इस एक्ट से खुश करने का प्रयास किया गया है। और एक गैर सरकारी सदस्य कौन थे? अधिकतर भारतीय ही थे। ठीक है, तो प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई जा रही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था और सबसे विवादित भी, जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था, है ना? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया पहली बार। इसको हम समझेंगे आगे क्या है पृथक निर्वाचन। ठीक, विधान परिषदों में कार्यों का दायरा बढ़ा, बजट पर प्रस्ताव करना, अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा जनहित के प्रश्न भी अब पूछे जा सकते थे। तो महत्वपूर्ण है कि 1916 में भाई जनहित के प्रश्न भी अब पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। ऐसे पहले सदस्य सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, विधि सदस्य के रूप में। पहले भी भारतीयों को शामिल किया गया था, लेकिन वो किस में शामिल किया गया था? विधायी परिषद में। ठीक है, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव और बनारस के राजा को 1861 के अधिनियम से किसमें? विधायी परिषद में। लेकिन पहली बार कार्यकारी परिषद में क्या किया गया है? किसी भारतीय को शामिल किया गया है ना? तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इन्हें जो है कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, कार्यकारी परिषद में। तो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट था। अब जो मैंने आपको बताया पृथक निर्वाचन, पहले से समझ लेते हैं।
थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो पृथक निर्वाचन क्या था कि एक ही वर्ग से लोग आएंगे, एक ही धर्म से, जैसे मुसलमान वर्ग है, इनके अगर वोट देने वाले लोग ये हैं, है ना, वोट देने वाले लोग भी यही हैं यहाँ पर, और जिसे चुना जाएगा वो मुसलमान ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा इस चीज़ से? इससे क्या मैसेज जा रहा है समाज में? इससे मैसेज ये जा रहा है कि एक हिंदू व्यक्ति या एक सिख व्यक्ति, है ना, वो कभी भी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। उसको हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया। ठीक है, कि तुम हिंदुओं का हित नहीं, कि तुम जो है मुसलमानों का हित नहीं कर सकते हो, तुम उनकी समस्या को नहीं समझ सकते हो। इसलिए मुसलमानों की समस्या को मुसलमान ही समझ सकता है, और मुसलमानों का जो प्रतिनिधि होगा एक मुसलमान ही होगा। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान और हिंदू सिख, है ना, जितने भी धर्म थे भारत में, इनमें अब क्या होगा, मुसलमानों को इनसे अलग कर दिया गया बिल्कुल। तो एक दरार आएगी। ठीक है, भावनात्मक दरार आएगी, राजनीतिक दरार आएगी। ठीक, तो जब दरार आएगी तो ये दरार जो भावनात्मक दरार और राजनीतिक दरार है मुसलमान तथा अन्य धर्मों के बीच, और अन्य धर्म मुख्यतः कौन है, हिंदू है उस टाइम पर। ठीक है, तो जो दरार आएगी, भावनात्मक दरार, राजनीतिक दरार, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा राष्ट्रवादी भावनाओं पर। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भावनाओं को इसने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई, है ना। जो हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने 1857 की क्रांति की थी, अ- अब उसी राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया, एक प्रहार कर दिया गया। तो एक सांप्रदायिकता जो भारत में है, उसके बीज जो है इसी अधिनियम से बोए गए थे। तो प्रभाव इसका यही है सबसे बड़ा, कि सांप्रदायिकता को भारत में वैधानिकता मिल गई, तथा फूट डालो और राज करो की नीति को मजबूती मिली। ठीक है, सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, बिल्कुल, जिसने भारत में दीर्घकालिक विभाजन के बीज बो दिए। जो पाकिस्तान को भारत से अलग करने का, अगर हम ऐतिहासिक ढूंढें कि क्या घटना थी, तो उसका बीज कहीं ना कहीं यहाँ 1909 में ही पड़ा था। ठीक है, विभाजन का बीज। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि किसे कहा जाता है मिंटो को। मिंटो क्या था, भारत में वायसरॉय था। साथ ही विधायिका का कार्य क्षेत्र बढ़ा। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं के आकार में वृद्धि हुई, तो इसलिए जो विधायिका का कार्य क्षेत्र बढ़ा। अब चलते हैं अधिनियम जो आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्यों? मॉन्टेग्यू क्या है, सचिव है, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसरॉय है भारत में। ठीक है, तो पढ़ते हैं पृष्ठभूमि कि क्या इसकी पृष्ठभूमि थी। तो सबसे पहले समय देखिए 1919। इससे पहले भारत में क्या हो रखा है, 1916 में क्या क्या चीजें चल रही हैं। एनी बेसेंट का होम रूल लीग चल रहा है, एनी बेसेंट और तिलक का। ठीक है, दोनों यहाँ पर होम रूल लीग चला रहे हैं भारत में। तो राजनीतिक चेतना बढ़ रही है लोगों की, विद्रोह हो रहे हैं जगह जगह। दूसरी चीज क्या हुई, लखनऊ अधिवेशन हो रहा है 1916 में, है ना, लखनऊ अधिवेशन हो रहा है। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए। जो कांग्रेस के बीच में विभाजन हुआ था, अब वो खत्म होके कांग्रेस एक हो गई है। दोनों मिलके एक हो गए, गरम दल और नरम दल। और मुस्लिम लीग के साथ भी इस टाइम पे समझौता हुआ था लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सब ने मिलकर जो है मांगे रखी ब्रिटिश सरकार के सामने, तो दबाव अधिक बना। ठीक है, होम रूल लीग ने जो है अलग क्रांति छेड़ी थी। तो जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी वो बिल्कुल पीक पे थी अपनी, बहुत अधिक चल रही थी देश में, है ना, और ब्रिटिशर्स को इससे खतरा महसूस हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1917 में क्या किया, घोषणा की ब्रिटिश सरकार ने। तो उसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। और क्या बोला कि ब्रिटिशर्स का लक्ष्य क्या है, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने 1917 में घोषणा करी। अब देखते हैं कि 1919 के प्रावधान से इस उत्तरदायी सरकार की दिशा में क्या कदम उठाए गए, क्या क्या इन्होंने प्रावधान किए। तो पहला है कि भारत सचिव की परिषद की संख्या
15 से 12 कर दी गई। जो 12 सचिव की परिषद थी उसको कम कर दिया गया। और उनका जो वेतन था वो पहले भारत से दिया जाता था, उसे इंग्लैंड से देंगे। तो पूछते हैं कई बार ये वाला प्रावधान एग्जाम में, है ना। उनकी शक्तियों को कम करके लंदन में भारत उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। पहला प्रावधान। दूसरा क्या हुआ, केंद्रीय विधायिका में 2 सदनों का प्रावधान किया गया। क्या कह रहा है, केंद्रीय विधायिका में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 2 सदनों का प्रावधान कर रहे हैं। तो जो सेंटर में, केंद्र में पहले विधायिका एक ही थी, एक ही जगह गैर सरकारी सदस्य और सदस्य सब हैं, और ये लोग क्या कर रहे थे, विधान निर्माण कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, 2 जगह होगा केंद्र में, 2 केंद्र बन गए हैं विधि निर्माण के, ठीक है, दोनों का काम विधि निर्माण ही है। तो क्या कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, आज इन दोनों का ही तो काम है विधि निर्माण का, तो इनकी नींव पड़ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो 1919 के एक्ट से हुई है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, ठीक है। और इन 2 द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विसदनीय व्यवस्था का गठन हुआ था। द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई कि 2 सदनों में जो है केंद्र में कानून बनेंगे, तो उसकी शुरुआत यहीं पर हुई है। एक सदन को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे एंड दूसरे को हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स हो गई राज्यसभा, ठीक है। हालांकि वायसराय के पास अभी भी 1861 के एक्ट से मिली अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, है ना, वो भी अध्यादेश जारी कर सकता था, अपने हिसाब से कानून बना सकता था, उसको इनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब जो मन आए वो कानून वो लागू कर सकता था, शुरू कर सकता था। उसकी वैधता 6 माह तक थी, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है कि महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है अपने आप में, पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया है। आगे है कि प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, केंद्रीय सूची तथा प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची के अंतर्गत रक्षा, संचार, विदेश, कस्टम तथा आयकर थे, और प्रांतीय सूची में कृषि, श्रम, शिक्षा, शांति, भूमि कर थे, और स्वास्थ्य था। तो क्या हो रहा है, हुआ ये है कि 2 विषय बना दिए गए हैं, एक है सेंटर की, एक है स्टेट्स की, है ना, प्रांतीय, और एक है केंद्रीय। इसमें जो भी विषय रखे हैं इन पे केंद्र कानून बनाएगा, जो स्टेट सूची बनाई है इस पे जो है स्टेट कानून बनाएंगे। और स्टेट को कानून बनाने के लिए आप देखिए कैसे कैसे विषय दिए गए हैं, कृषि, श्रम, शिक्षा, शांति और भूमि कर, कमजोर विषय हैं। जबकि केंद्र के पास कौन सा है, रक्षा, संचार, विदेश, कस्टम, आयकर, पैसे वाले विषय सब किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्रशासनिक विषयों को पहली बार 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है, ताकि बेहतर शासन किया जा सके। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है इस एक्ट से, वो है कि प्रांतीय विषयों को उन्होंने 2 भागों में विभक्त कर दिया, तथा हस्तांतरित विषय तथा आरक्षित विषय, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है इस एक्ट का, कि जो प्रांत है अलग अलग, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां की विधानसभा में वहां जो कानून बनेंगे वहां पे कैसे बनेंगे, वहां पे 2 विषय, है ना, जो प्रांतीय विषय है उनको दो दो भागों में बांट दिया गया। पहला है हस्तांतरित और दूसरा है आरक्षित। अब इस चीज को समझते हैं। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। तो जो लोग चुनाव से गए हैं, है ना, जो लोग चुनाव से गए हैं वो लोग कानून बनाएंगे किस पे, हस्तांतरित विषयों पे। जो लोग चुनाव से गए हुए हैं, ठीक है, वो कानून बनाएंगे हस्तांतरित विषयों पे, है ना। गैर सरकारी सदस्य जो शामिल है विधान परिषदों में, है ना, जिनको निर्वाचक मंडल से भेजा है, वो कानून बनाएंगे हस्तांतरित विषयों पे। और आरक्षित विषयों पे जो है कौन बनाएगा, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से। कार्यपालिका परिषद किसी के प्रति जो है जिम्मेदार तो है नहीं, है ना। तो कार्यपालिका परिषद के लोग हैं जो, वो कानून बनाएंगे आरक्षित विषयों पे, ठीक है। तो अगर हमको बहुत बेहतर प्रशासन चाहिए तो हस्तांतरित विषय हमारे पास क्या होने चाहिए थे, जो बहुत अच्छे विषय हो, जिनमें खूब पैसा भी हो, जिनमें लोगों के लिए कुछ किया जा सके, है ना। तो जिनको चुनाव से भेजा है वो लोग उस पर कानून बनाएंगे ना,
लेकिन उल्टा हुआ क्या कि हस्तांतरित विषय में क्या कहता है, शिक्षा, कि भाई शिक्षा पे कानून बनाएंगे, स्वास्थ्य पे कानून बनाएंगे, कृषि पे कानून बनाएंगे, और इन सब के लिए क्या चाहिए, इन विषयों को एड्रेस करने के लिए पैसा, वित्त। लेकिन वित्त किसका विषय था, वो था आरक्षित विषय। लेकिन वित्त कहाँ है, वो है तो आरक्षित विषय है वित्त। तो ये देखिए आप, वित्त को डाला है आरक्षित विषय में। तो ये लोग चाहे कितना भी डिस्कस कर लें, हस्तांतरित विषय वाले लोग कर कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। कर ये लोग कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि करने के लिए चाहिए पैसा, और वो पैसा है आरक्षित विषय, है ना। जैसे भूमि कर, वो टैक्स भी जो है आरक्षित विषय में रखा है, तो इनके पास पैसा ही नहीं है काम करने के लिए, है ना। तो क्या करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पे कानून बना के, ठीक है। पैसा तो है ही नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ होना ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये प्रांतीय क्षेत्रों में जो द्वैध शासन है, दो तरीकों से जो शासन किया जा रहा है हस्तांतरित और आरक्षित विषयों से, भविष्य में सफल नहीं रहा, ठीक है। तो एग्जाम आता है कि द्वैध शासन प्रांतों में कब शुरू हुआ, तो आपने उत्तर लिखना है 1919 से शुरू हुआ। और द्वैध शासन किस प्रकार से है, क्योंकि दो विषयों से शासन किया जा रहा है, ठीक है। तो यह था। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है कि 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। तो बहुत महत्वपूर्ण है, लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार हो रहा है, तो 1919 से ही हो रहा है। पढ़ते हैं आगे के प्रावधानों के बारे में। लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ, और परीक्षा कहाँ होगी, इलाहाबाद में। आज से पहले परीक्षाएं जो है ब्रिटेन में होती थी, पहली बार इलाहाबाद में जो है प्रावधान किया गया। अगला यह है कि प्रांत स्तर पर पृथक निर्वाचन का विस्तार करके उसे सिख और ईसाई और आंग्ल भारतीयों तक बांट दिया गया। अब देखिए, यही इनकी कूटनीति है सबसे बड़ी। भारत को कितना विभाजित किया जा सके। पहले भारत अगर एक गोला था, इन्होंने इस गोले के अंदर भी बहुत सारे गोले बना दिए। अब ये अपना प्रतिनिधि खुद ही चुन रहे हैं, अपने धर्म के बीच से चुन रहे हैं, इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अपना प्रतिनिधि खुद ही चुन रहे हैं, अपने बीच से चुन रहे हैं, है ना। ये मुस्लिम हो गए, ये सिख हो गए, या आंग्ल भारतीय हो गई। तो इन्होंने जो है पृथक निर्वाचन को क्या किया, बढ़ा दिया इस एक्ट से। और जो कसर 1909 में छूट गई थी, वो कसर इन्होंने पूरी कर दी, ठीक है। तो कैसे विभाजित किया जा सके भारतीयों को अधिक से अधिक, ये इनकी कूटनीति थी इस समय। और इससे कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, आंदोलनों पर प्रभाव पड़ेगा। लोगों की एकता कम हो जाएगी, भारत की एकता अखंडता को चोटिल करने का प्रयास किया गया इन चीज़ों से, ठीक है। अगला जो प्रावधान है, विधायक सदस्यों को माननीय की उपाधि दी गई। जब आप संसद की डिबेट सुनते होंगे, तो कई बार बोलते हैं अध्यक्ष महोदय की जो है माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य आप बोलिए। तो जो माननीय पद जो दिया गया है, माननीय, है ना, तो वो इसी एक्ट के माध्यम से दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक, 1919 के एक्ट से। अगला है केंद्रीय बजट को क्या किया, राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है, और राज्य अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत हो गए। तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया। और एक वैधानिक आयोग का गठन, जो 10 साल बाद जिसका काम था कि वो जांच करेगा कि 1919 के जो प्रावधान है, इससे क्या प्रशासन में फर्क आया है ना। तो 10 साल बाद एक आयोग आएगा जो ये जांच करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या कि यहाँ पे प्रगति हुई है, और वही जो है 1929 में उसे आना है, लेकिन वो आ जाता है 1927 में। और उसी को हम किस आयोग के नाम से जानते हैं, साइमन आयोग, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या प्रभाव हुए इसके। मताधिकार में विस्तार हुआ, लोकसभा तथा राज्यसभा अस्तित्व में आई, जैसे कि मैंने पढ़ा द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में, ठीक। महिलाओं को मताधिकार मिला पहली बार। प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन आया, ठीक है। और आंशिक स्वायत्ता मिली। आंशिक स्वायत्ता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में जो है क्या था, कानून बनाने का अधिकार दिया गया उनको, ठीक है। और ये भारत में पारित सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसके आधार पर 1947 तक शासन चलता रहा। तो सबसे बड़ा अधिनियम था ये, ठीक है। तो ये सब इसके प्रभाव थे। बढ़ते हैं आगे, द्वैध शासन हमने डिस्कस कर लिया है, उसके परिणाम देखते हैं। असफलता ही हाथ लगी। मैंने आपको बता दिया था वित्त तो था नहीं, तो सफल कहाँ से होना था, है ना। समन्वय का अभाव था। क्या समन्वय नहीं था, एक तो गवर्नर क्या करता था, भारतीय मंत्रियों के निर्णय को विलंबित रखता था, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाती थी। पहला रीजन ये है। दूसरा ये है कि वित्त वित्त की आवश्यकता थी,
है ना, हस्तांतरित विषयों के विकास के लिए, जबकि वित्त क्या था, आरक्षित विषय था। ठीक है, आरक्षित विषय था वित्त। तो जो भारतीय थे वो काम ही नहीं कर पाते थे, इसलिए प्रांतों में द्वैध शासन क्या हो गया, बिल्कुल विफल हो गया। ठीक है, तो 1919 का जो प्रांतों में द्वैध शासन था आया हुआ, वो विफल हो गया। अब पढ़ते हैं जिस आयोग को 1929 माना था साइमन कमीशन, वो कब आ गया, 1927 में आया गया है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि उसकी हम पढ़ चुके हैं कि एक आयोग के गठन की बात की गई थी 1929 में, जैसा आना था वो 27 में ही आया, और इसका नाम था भारतीय विधिक आयोग, और साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। काम क्या था इसका, वर्तमान व्यवस्थाओं संस्थाओं के अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट देना कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजमी है। ठीक है, इसका काम मुख्य ये था, इसने देखना था कि भारत में जो है उत्तरदायी शासन कहाँ तक आया है, कितना आ सकता है, भारत इसके लिए तैयार है या नहीं है, और अगर है तो कैसे लाया जाएगा। तो ये इसका काम था, इसलिए आया था। तो पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या उसने अपनी संस्तुतियाँ दी, अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा। तो एग्जाम में कई बार इस बार के पीसीएस में पूछा है कि उसने संस्तुतियाँ कब दी। पीसीएस ने पूछा है, ये कोई ट्रिपल एस के एग्जाम में पूछा, लेकिन क्वेश्चन आया है कि साइमन कमीशन ने अपनी संस्तुतियाँ कब दी, तो 1930 में दी। तो ये सन भी अपना आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संस्तुतियाँ पढ़ते हैं। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, पहली संस्तुति है। ठीक, दूसरा क्या बोला, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन कर दिया जाए तथा नाम संघीय असेंबली रख दिया जाए, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों से अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। क्या कहना चाह रहा है, अभी जो है केंद्रीय विधानमंडल क्या है, अभी केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक तरफ लोकसभा कह सकते हैं, एक तरफ राज्यसभा है, जो कहाँ से आई थी, 1919 से आई थी। तो उस समय पे ये चल रहा था, द्विसदनीय व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ये साइमन कमीशन ने बोला कि भाई द्विसदनीय व्यवस्था को छोड़ो, इस पूरे को एक बनाओ, है ना, और इसके जो सदस्य हैं वो सब कहाँ से आएंगे, प्रांतों से आएंगे। ठीक है, तो ये बोला था साइमन कमीशन ने। पृथक निर्वाचन मंडल का और विस्तार किया जाए, और विभाजन की बात करें भारत को। ठीक है, एक काउंसिल फॉर ग्रेटर इंडिया का सुझाव दिया, है ना, इसमें कहाँ कहाँ के मेंबर होंगे, प्रांतों के, देशी रियासतों के, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। बर्मा को भारत से अलग करने का, सिंध को बॉम्बे से अलग करने की, और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाने की संस्तुति उन्होंने दी थी। ये थी साइमन कमीशन की संस्तुतियां। तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भारत में क्या रिएक्शन था इसका, है ना, तो प्रतिक्रिया भारत में इसके खिलाफ ही रही, है ना, त्वरित तथा तीव्र विरोध हुआ इसका। क्यों, क्योंकि एक तो इसका एक भी सदस्य क्या नहीं था, भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए, और दूसरे इसने पृथक निर्वाचन की जो बात करी थी, और एक केंद्रीय विधानमंडल की बात करी थी जो कमजोर था। ठीक है, विभाजन की बात करी थी, तो ये सब चीजें इन्होंने कही थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। और सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि इसका कोई भी सदस्य क्या नहीं था, भारतीय नहीं था, है ना, ये इसका सबसे बड़ा विरोध का कारण था। इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, इसके कारण राष्ट्रवादी ताकतें और भड़क गई। ठीक है, जिसने काउंसिल फॉर ग्रेटर इंडिया बोला था, उससे इसने क्या किया, संघात्मक शासन का बीज बो दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, और इस विरोध को देखते हुए क्या हुआ, लॉर्ड बिरकनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय सर्वसम्मति से अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने भारतीयों को चैलेंज कर दिया। किसने किया चैलेंज, लॉर्ड बिरकनहेड ने, कि भाई भारतीय अपना कानून खुद नहीं बना सकते। 1927 में चैलेंज हुआ, सॉरी 30 में, 27 में जब आयोग ये कमीशन आया था, तो उस टाइम पे ही विरोध हो रहा था बहुत भयंकर। ठीक है, तो ब्रिकनहेड ने चुनौती दी, और इसका जवाब जो है तुरंत 1928 में किससे दे दिया गया, वो दे दिया गया नेहरू रिपोर्ट से, है ना। तो ये पहला संविधान बनाने का प्रयास था। ठीक है, संविधान निर्माण का प्रयास था। तो पढ़ते हैं भाई कैसे ब्रिकनहेड की चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या किया गया। तो अब आती है नेहरू रिपोर्ट, कब आई है, 1928 में। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती का जवाब है जो ब्रिकनहेड ने भारतीयों को दी थी, है ना। तो इसमें 9 सदस्य शामिल थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसके,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और काम क्या था इसका? संविधान का प्रारूप करना, संविधान के प्रारूप को तैयार करना। तो देश में पहला प्रयास था ये, पहला प्रयास किस चीज का? संविधान को तैयार करने का, है ना, संविधान निर्माण का भारत में पहला प्रयास था। ठीक है। और इसके लिए समिति ने क्या किया? 3 देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है नेहरू रिपोर्ट में, क्या क्या संविधान, क्या प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। तो वो ये है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, है ना। डोमिनियन स्टेटस क्या था? यह था कॉमनवेल्थ के अंदर स्वशासी देश जिनको ब्रिटेन ने कभी गुलाम बनाया था, है ना। तो जो जिनका शासन मतलब स्वतंत्र था, खुद पे शासन खुद ही करते थे, ब्रिटेन के गुलाम नहीं है। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ये बोला था पहले, तो मांग इनकी ये थी। ठीक। दूसरा है कि संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना। संसदीय शासन प्रणाली किसके आधार पर? संसदीय शासन प्रणाली। वर्तमान में हमने अपने संविधान में यही अपनाई है। शासन जो प्रणाली होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट वाली। दूसरी होती है अध्यक्षीय, है ना, दूसरी होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हमारे देश में संसदीय को ही अपनाया जाता है, और जो अध्यक्षीय है ये किसके पास है? यूएसए, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की इन्होंने बात करी। इसको हम पढ़ेंगे बाद में जब हम मेंस की क्लासेस करेंगे, अध्यक्षीय के और संसदीय के। ठीक है। आगे है भारत के संसदीय प्रणाली संघवाद के संदर्भ में ब्रिटेन से अलग हो, ये इन्होंने बात करी थी। ठीक है। जो भारत की संसदीय प्रणाली हो वो संघवाद के संदर्भ में किससे अलग हो? ब्रिटेन से अलग हो। अब संघवाद क्या है ये भी हम मेंस की क्लासेस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक। अगला इन्होंने बोला था 19 मूल अधिकारों को इन्होंने लिखित रूप दिया, जो आज भी ज्यों के त्यों हमारे मूल अधिकारों में सम्मिलित हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में इनका जिक्र हुआ था सबसे पहले। पृथक निर्वाचन प्रणाली को उन्होंने बोला इसको खत्म करो, तो भाई ये देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनेगा भविष्य में, और वर्तमान में भी जो देश की एकता को खंडित कर रहा है, तो इसके खत्म करने की बात करी। और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की उन्होंने बात करी थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या मतलब है? जहाँ राज्य और धर्म अलग अलग हो, राज्य धर्म से शासित न हो बल्कि विधि से शासित हो, है ना। और राज्य जो है धर्म के मामले में दखलंदाजी ना करे, धर्म राज्य के मामले में दखलंदाजी ना करे। ठीक है। तो ये पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की इन्होंने बात करी थी, तो ये इनकी सिफारिशें थी। साथ ही इन्होंने कहा कि केंद्र में इन्होंने बोला निम्न सदन की स्थापना हो जिसका कार्यकाल 5 साल हो और उसमें 500 लोग हो। 5 साल और 500 लोग। ठीक है। केंद्र की बात करी थी निम्न सदन की, लोकसभा में 500 लोग और 5 ईयर शासन। राज्यसभा में इन्होंने बोला उच्च सदन में 200 लोग और 7 ईयर का शासन। तो इसकी इन्होंने बात करी। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। क्या मतलब है इसका? कि मराठी आती है तो मराठा राज्य बना दो, बंगाली आती है तो बंगाल बना दो। ठीक है। तो इसकी इन्होंने बात करी थी कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो ताकि प्रशासन में आसानी हो। ठीक है। तो इसकी भी इन्होंने बात करी थी। तो ये सब था नेहरू रिपोर्ट, जिसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर भविष्य में, और बहुत कुछ हमने वहां से लिया है। ठीक है। साथ ही उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे भी हमारे संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है। तो उसे मुख्य परीक्षा की क्लास में ही डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम प्रीलिम्स की दृष्टि से पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है कि 1935 से पहले क्या हुआ? 1930 से 1931 में क्या चल रहा है? गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। और कितने सम्मेलन हो रखे हैं? 3 सम्मेलन हुए। ठीक है। एक गोल मेज पर सब लोगों को बुलाया गया भारत से, ब्रिटेन के लोग भी बैठे, भारत के लोग भी बैठे, और डिस्कस हुई चीजें।
और गोल मेज को ही क्यों बुलाया, गोल मेज पर ही क्यों बुलाया जाता है, कि क्यों यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ठीक है, चौखट मेज पे एक आदमी अध्यक्ष टाइप का लग सकता है, लेकिन यहाँ पे समानता का भाव है, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई, समस्या जानने की कोशिश की गई। पहले में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में गांधी जी गए, है ना, फिर तीसरे में कांग्रेस नहीं गई, अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया। ये सब हम इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे जो निर्णय आए, है ना, इससे जो कंक्लूजन निकला, उस पर क्या किया गया, एक श्वेत पत्र जारी हुआ, और इस पर चर्चा के लिए निम्नलिखित कमेटी की सलाह पर 1935 का अधिनियम लाया गया। है ना, इसमें जो भी चर्चा चुर्चा हुई, भाई क्या करना है, क्या फ्यूचर में इंडिया में करना है, उन सब प्रावधानों, उन सब चीज़ों को शामिल किया गया किसमें, इस प्रावधान में, 1935 के प्रावधान में, ये क्या किया जाना चाहिए। ठीक, और 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि 1919 से बनने शुरू हो गई थी, तथा पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए यह मील का पत्थर साबित शामिल हुआ। ठीक है, और यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां शामिल थी। कितनी थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। तो बहुत लंबा दस्तावेज था, विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या क्या प्रावधान किए गए इसमें। सबसे पहली बात तो भारत परिषद तथा भारत सचिव को समाप्त कर दिया गया। कब, 1935 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि कब समाप्त किया गया, 1935 में भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया था। आया कब था, 1858 से आया था, और 1935 में खत्म कर दिया गया। अगला, एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, इसमें इकाइयों के बीच 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हो। किसके माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से, जो कि निम्न थी। कौन, ये इकाइयां, क्या क्या इकाइयां थी, सॉरी सूचियां, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय, और अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी, वायसराय को। है ना, लेकिन ये जो सूचियों में बंटवारा होगा वो कैसे होगा, एक भारतीय संघ की पहले स्थापना की जाएगी, है ना, और उसमें किया जाएगा इकाइयों के बीच, मतलब उस संघ में जो जो लोग शामिल होंगे उनके बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। और ये इकाइयां कौन थी, देसी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत, है ना, ये सब इकाइयां थी इसमें। लेकिन जो देसी रियासतें थी इन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया, बोला भाई हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, भारतीय संघ में हम शामिल नहीं होंगे, देसी रियासतों ने ये बोला, तो हम शामिल नहीं होंगे, तो ये इकाई भी नहीं बन पाई, और इसलिए जो है ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है 3 सूचियां बनी है शक्तियों की, राज्य, समवर्ती और अवशिष्ट। ठीक है, संघ, समवर्ती और अवशिष्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में काफी। ठीक, भले ये प्रावधान जो है धरातल पे नहीं उतर पाए कभी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होगी, राज्य मुहित की शुरुआत 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन की, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है 1935 से। ये वाला प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो 1919 से प्रांतों में आया था उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया, ये साइमन कमीशन ने भी कहा था, और गोलमेज सम्मेलनों में भी कहा गया था कि भाई इसको खत्म कर दो। ठीक है, और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। अब कैसे देंगे, वो इस प्रकार से देंगे कि जो आरक्षित विषय थे उन्हें भी अब हस्तांतरित कर दिया गया। जिस वित्त की कमी थी वो वित्त भी जब क्या है भारतीयों को मिल गया है, तो अब वो विकास कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई, इसीलिए कहा गया कि अपने हिसाब से अब चीजें चलेंगी। ठीक है, और 1937 में ये जो व्यवस्था है जिसकी यहाँ पे बात की गई चालू हो गई, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता वाली। ठीक, 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए। ठीक है, कितने प्रांतों में, 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए। 8 में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की। ठीक है, बंगाल और सिंध में कौन आया, बंगाल तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, और पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि जो है 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में बनी थी, तो 8 में बनी थी। पूछेंगे बंगाल और सिंध में किसकी बनी, तो मुस्लिम लीग की बनी।
ठीक। तो ये सब हुआ था। भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान अस्तित्व में नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 3 सूचियों की बात हो रही थी उसमें भारतीय संघ की स्थापना कर रहे थे सबसे पहले, तो प्रावधान अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है। तो इसलिए जो है 3 सूचियों के माध्यम से शासन नहीं चला। वो शासन किससे चला? जो पिछला एक्ट था 1919 के प्रावधान थे, उसके आधार पर ही शासन चलता रहा 1946 तक। ठीक है। 11 जो प्रांत थे उनमें से 6 में क्या हुआ? द्विसदनीय व्यवस्था चालू हुई। पहली बार प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था चालू हो रही है। विधानसभा और विधान परिषद, इसकी नींव पड़ी। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ गई है। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। एक केंद्रीय बैंक, पूरे पूरे देश का एक बैंक। ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। तो ये सब इसके प्रावधान है। सारे फैक्ट खुद में इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है। इनको लंबा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समझाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट है तो आपको समझ आ गए होंगे। तो क्या प्रभाव पड़ा इससे, है ना? तो पृथक निर्वाचन को खत्म करने की जो बात कही गई थी कि भाई उसको खत्म करो, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में बोला गया है ना। उधर जो है गोलमेज सम्मेलन में भी पृथक निर्वाचन को लेके बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी, है ना। और अम्बेडकर ने जो है दलितों के लिए भी क्या है, पृथक निर्वाचन की मांग कर दी। उसको पूरा भी कर रहे थे मैकडोनल्ड अवार्ड के माध्यम से। फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और ये अम्बेडकर जी के मध्य। ठीक है। तो पृथक निर्वाचन था उसने कालांतर में क्या किया, सांप्रदायिकता को बल दिया। उसको खत्म नहीं किया गया, मतलब कुल मिला के इस एक्ट में भी पृथक निर्वाचन को खत्म करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसी ने जो है भारत विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया। जैसे लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान, ये सब यहीं से लिए गए। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव 1935 के बाद 1940 में आ गया अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 कौन सा समय है? इससे पहले दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है ना। और जिन 2 ग्रुपों में वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनमें से एक में ब्रिटेन भी है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या परिस्थितियां बन रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर की सफलता तथा ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो गई। ठीक है। और युद्ध में ब्रिटेन को क्या चाहिए? भारतीयों का सहयोग चाहिए लड़ाई करने के लिए। तो इसलिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथ ने घोषणा की। और इसी घोषणा को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब देखते हैं उन्होंने क्या घोषणा करी और आया क्यों था ये? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध में। कौन सा युद्ध में? वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या थे। उन्होंने बोला कि युद्ध के बाद हम क्या करेंगे? भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसकी मांग कब की गई है? 1940 में बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, जिसकी मांग हो रखी है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में ये मांग हो रही है कि भाई दे दो डोमिनियन स्टेटस। तो ये जो है पूरे 12 साल बाद इस बात को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है दे देंगे। 1940 में ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है देंगे युद्ध के बाद। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीयों को सम्मिलित करके युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इसमें भारतीय भी होंगे और ब्रिटेन के लोग भी होंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की बात करी गई। तीसरी बात उन्होंने कही कि युद्ध के बाद क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। तो पहली बार आप ये शब्द सुन रहे हैं कि संविधान सभा का गठन होगा, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, है ना। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के तर्क को स्वीकार किया गया है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। और संविधान सभा के गठित करने की मांग को स्वीकार किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आगे। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या हुआ? अब आया आगे क्रिप्स मिशन। ठीक है। क्रिप्स मिशन आया।
तो जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद, सॉरी, जो युद्ध समाप्त होगा उसके तुरंत बाद भारत को डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। ये बोला किसने? क्रिप्स ने। अगस्त प्रस्ताव में भी एक चीज कही गई थी। डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर एक स्वशासित राष्ट्र है ना, तो इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो क्रिप्स मिशन ने पहली बात ये कही। दूसरा, क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने वाली संस्था का गठन किया जाएगा। अब ये बोलने कि गठन किया जाएगा, होना ही होना है। अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने हामी भरी थी कि ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये बोलेंगे किया जाएगा, ठीक है। ये फर्क है अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में। अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ कब कहा, तो वो है अगस्त प्रस्ताव में। गठन किया जाएगा ये कब कहा? क्रिप्स मिशन में। ये अंतर है। इस संस्था के सदस्यों का चुनाव किस संस्था का? संविधान सभा का। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और नामांकन देशी रियासतों द्वारा किया जाएगा, है ना। तो जो चुनाव हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं में, उनसे ही जो है क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों का उनसे ही चुना जाएगा, उनसे, ठीक है। ये कहा गया था। अगली बात जो सबसे विवादित इन्होंने कही कि प्रांतों को अलग होने की अनुमति, किसी भी प्रांत को यदि वह नए संविधान को स्वीकार नहीं करता है, उसे भारत संघ से अलग रहने और अपना अलग संविधान बनाने की अधिकार होगा। तो ये सबसे विवादित बात इन्होंने कह दी कि भाई ठीक है, भारत की संविधान सभा बन जाएगी, अपने लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन अगर भारत के अंदर किसी भी प्रांत को इससे आपत्ति होगी तो वो बाहर जा सकता है और खुद अपना संविधान बना सकता है। तो ऐसे तो सब लोग ही अलग हो जाएंगे भारत से, भारत तो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये सबसे विवादित बात क्रिप्स मिशन ने कही थी, ठीक है। तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो विरोध किया गया जगह जगह। क्यों? क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तुमको 12 साल बाद याद आ रहा है, तो अब चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, है ना। कॉमनवेल्थ के अंदर नहीं रहना है, अलग रहना है, खुद में संप्रभु राष्ट्र की तरह। तो अब ये मांग है कि हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा बोला गया कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना तुरंत की जाए और प्रांतों को जो अलग होने का अधिकार दिया गया है वो नहीं देना चाहिए। इन सब बातों को लेके इसके काफी विरोध किया गया था, ठीक है। और गांधी जी ने टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि ये क्या है, क्रिप्स मिशन को उन्होंने क्या कहा था कि आगे की तारीख का चेक, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जैसे आज, जैसे आज जो है तारीख है 24 नवंबर, भाई हमने बोल दिया कि तुम जो है 25 जनवरी को इस बैंक से पैसा निकाल सकते हो। एक चेक दिया जिसमें लिख दिया 25 जनवरी, तो 25 जनवरी है, उसके बाद तुम इस चेक को विड्रॉल कर सकते हो बैंक में जमा करके। लेकिन जो है जब ये बैंक ही खत्म हो जाएगा, इस बैंक का कुछ वजूद ही नहीं रहेगा, तो कहाँ जमा करोगे? तो यह है पोस्ट डेटेड चेक, जिसको बाद में जमा करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी बोल रहे कि आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? बैंक नष्ट होने वाला मतलब ब्रिटिश शासन ही खत्म हो रहा है भारत से, ये कहना चाह रहे हूँ, ठीक है। तो उन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक की कहा था उन्होंने से। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन को कहा। अब आते हैं आगे, कैबिनेट मिशन 1946। तो अगर बात कह दी है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो अब ये तो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये तो खत्म हो चुका है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी है 1945 में। तो अब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? युद्ध खत्म होने के बाद परिस्थितियां बदली हैं, सरकार बदली है ब्रिटेन में। तो क्या हुआ कि 3 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा करी, ठीक है। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, स्टीवर्ट क्रिप्स। तीनों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 3 लोगों का शिष्टमंडल भारत आया। क्यों आया था? सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो ये पता लगाने, संविधान सभा के गठन का प्रश्न सॉल्व करना है, और तीसरा शासन प्रणाली कैसी हो, इन सब चीजों का पता लगाना है, इन सब तथ्यों का पता लगाना है ना। इसलिए ये मिशन भारत आया, ठीक। और फिर जगह जगह मीटिंगें करके, बहुत सारे दलों से संपर्क करके, मिलके कांग्रेस के साथ बहुत सारे संवाद करके
क्या योजना इन्होंने जो प्रस्तुत करी? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गठन की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बोलो पाकिस्तान का गठन नहीं किया जाएगा। किसने कहा है? कैबिनेट मिशन ने, कि कोई पाकिस्तान नहीं, पूरा भारत एक रहेगा। ठीक। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की। अंतरिम सरकार कौन होती है? चुनाव से पहले जो कामकाज देखती है। ठीक है। तो अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, ये बात कही इन्होंने। पहली बार ये बात कही जा रही है। तो अंतरिम सरकार की स्थापना का सबसे पहले किसने कहा था अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, क्वेश्चन आएगा। तो कैबिनेट मिशन ने कही थी। इसमें कितने सदस्य होंगे? 14, है ना। और कहाँ कहाँ से कितने होंगे? 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 सिख, 1 पारसी, 1 ईसाई। पूछा जाता है कई बार कि किसके पास कौन सा मंत्रालय था अंतरिम सरकार में, रेलवे मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, ये सब पूछा जाता है। ये आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है। तो अंतिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया, ये योजना पेश की गई पहली बार कैबिनेट मिशन द्वारा। अगली बात, संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से होगा? प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है। तो अलग अलग प्रांत थे भारत में, जितने भी प्रांत हैं इनसे होगा निर्वाचन। किसका? संविधान सभा का। और इलेक्शन तो हो नहीं सकते इतने छोटे पीरियड में। ठीक है। तो जो सदस्य थे चुने हुए, उनको ही शामिल कर लिया गया संविधान सभा में। और प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा। तो ये अनुपात क्या बैठा कि एक सदस्य जो है 10 लाख जनसंख्या को उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कई बार परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है। तो एक सदस्य, कौन सदस्य? संविधान सभा का सदस्य कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता था? 10 लाख लोगों को। ठीक है। और जो प्रस्तावित संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्यों की बात करी गई थी। कितनी? 390 सदस्य होने थे। इसमें 292 भारतीय प्रांत से, ठीक है, 4 कमिश्नरी राज्यों से और 93 देसी रियासत थे। तो इम्पोर्टेंट है ये संख्या कि 292 भारतीय प्रांत से, 4 कमिश्नरी राज्यों से और 93 देसी रियासतों से। ठीक है। तो ये संख्या इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके अलावा क्या क्या हुआ? परिसंघात्मक शासन प्रणाली का भी सुझाव दिया कैबिनेट मिशन ने। ठीक है। और यहाँ जो केंद्र परिसंघात्मक शासन प्रणाली मतलब अलग 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 प्रांत मिलकर एक संघ बनाएंगे, एक केंद्र। ठीक है। ये एक केंद्र बनाएंगे। जैसा कहाँ है? यूएसए में, कनाडा में। और जो केंद्र है ये आज की तुलना में बहुत कमजोर था, है ना। जैसा हमारा आज का केंद्र तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस टाइम पे जिसकी इन्होंने परिकल्पना करी थी इसमें वो बहुत कमजोर था। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया? बहुत विरोध भी किया था इस परिसंघ का। क्योंकि जैसा हमारा आज है, वित्त के लिए केंद्र स्वतंत्र है, लेकिन इस परिसंघात्मक प्रणाली में क्या किया गया था कि केंद्र जो है पैसे के लिए, केंद्र के पास कुछ नहीं था, वो राज्यों से मांगेगा कि भाई दे दो कुछ, है ना। तो राज्य बहुत मजबूत थे और केंद्र बहुत कमजोर था इस परिसंघात्मक प्रणाली में। इसलिए इसका बहुत विरोध किया गया था नेहरू जी द्वारा। ठीक। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संविधान सभा के गठन की घोषणा। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जैसा हमारा प्रधान का चुनाव होता है, हम सब लोग जाके प्रधान को चुनते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, हम तो राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। हमने जिन लोगों को लोकसभा भेजा है, राज्यसभा भेजा है, वो लोग चुनाव कर रहे हैं राष्ट्रपति का। तो इसे अप्रत्यक्ष, कहीं ना कहीं चुन तो हम ही रहे राष्ट्रपति को भी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और ये हुआ प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव से ना बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से क्या हुआ था? संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन लोग जो है निर्वाचन मंडल के लिए, कौन लोग थे जिनको प्रांतों में भेजा गया था, है ना। जो प्रांतों में रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो है चुना था संविधान सभा में कौन जाएगा। समझ गए आप? तो वो लोग थे निर्वाचक मंडल। ठीक है। और 1935 के अधिनियम के आधार पर बनी विधानसभाओं को निर्वाचक मंडल मानकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे। और हुआ क्या कि कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि पाकिस्तान की मांग, विभाजन के जो बात है उसको अस्वीकार कर लिया था, बोला विभाजन नहीं होगा कैबिनेट मिशन ने, लेकिन मुस्लिम लीग चाह रहा था कि विभाजन हो, है ना, हो।
और जो है बहुत प्रखर मांग थी उसकी कि विभाजन होना ही चाहिए, किसके? मुस्लिम लीग की। इसलिए मुस्लिम लीग नाराज हो गया इस बात से, उसने विरोध किया कैबिनेट मिशन का, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, ये हुआ 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसमें जो बहुत हिंसा हुई, बहुत भारी हिंसा हुई, हिंदू मुसलमानों के बीच जगह जगह जो है आगजनी हुई थी। इतिहास में इसको बिल्कुल काले अध्याय के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाकर संविधान सभा का गठन कर लिया गया, ठीक है। ये घटना भी हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है मुस्लिम लीग और भड़क गया, उसने जो है पाकिस्तान की मांग जो है और उठाने लग गया कि भाई वो मांग बहुत और प्रखर हो गई, ठीक है, क्योंकि लीग की अनुपस्थिति में ही संविधान सभा का गठन कर लिया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, इटली की घोषणा। इटली कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इटली की घोषणा भी। अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, ये घोषणा थी। अब इस डेट को याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। साथ ही जो पहले यहाँ पे वायसरॉय थे लॉर्ड विवेल, उनके स्थान पर माउंटबेटन को भारत का नया वायसरॉय बना दिया गया। और क्यों बनाया गया वो माउंटबेटन को? इसीलिए बनाया कि भारत में जो है सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हो, और विभाजन हो या ना हो, इन दो प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये घोषणा थी इटली की। अब जब माउंटबेटन आए तो जो है स्थितियां देखी, परिस्थितियां देखी, है ना, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तब उन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा अपरिहार्य है, क्योंकि भारत में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को इतना प्रखर कर दिया था, सांप्रदायिकता का जहर इतना अधिक घुल चुका था कि जो है बंटवारा अपरिहार्य हो गया, कि बंटवारा अब करना ही पड़ा, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान जो है बनने वाले हैं अब। ये योजना उन्होंने रखी कि भाई करना पड़ेगा, कि ये योजना है, ठीक है, ये एक्ट नहीं है, अधिनियम नहीं है, ब्रिटिश संसद से पास होके नहीं आया है, ये सिर्फ एक योजना जो है उन्होंने प्रस्तुत करी है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरा उन्होंने बोला कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं में वो लोग क्या करेंगे, सामान्य बहुमत से तय करेंगे कि उनका विभाजन हो या ना हो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्रावधान था, इम्पोर्टेंट योजना उन्होंने पेश करी थी। दूसरा उन्होंने कहा कि पश्चिमोत्तर प्रांत और सिलचर जनमत संग्रह द्वारा वहाँ के लोग तय करेंगे कि उनका विभाजन हो या ना हो, ठीक है। विभाजन किस में होगा उनका? भारत पाकिस्तान में ही होगा, ठीक। तीसरा बोला कि सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जनमत संग्रह द्वारा किसने कहा, तो वो कहा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिलचर ने, ठीक। सामान्य बहुमत से किसने कहा? पंजाब बंगाल ने। तो आता है एग्जाम में। और कहा कि विभाजन की दिशा में दो डोमिनियनों और दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। और वो डोमिनियन कौन कौन सा है? इंडिया और पाकिस्तान, इसकी बात कही, और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। तो ये उन्होंने योजना रखी, ठीक है। और कांग्रेस चाहती थी कि विभाजन अगर हो भी तो भारत और पाकिस्तान में ही हो, भारत कहीं और अधिक न टूट जाए, ये भी एक चिंता का विषय था, ठीक है। तो कांग्रेस की जो एकता की चिंता थी, है ना, विभाजन की जो चिंता थी और एकता की जो मांग थी, उसको भी माउंटबेटन ने जो पूरा करने की कोशिश की। और कैसे करी? उन्होंने योजना रखी कि जो भारतीय रजवाड़े होंगे, है ना, इनको या तो पाकिस्तान में मिलना होगा और या तो भारत में मिलना होगा, या तो पाकिस्तान में जाएंगे या तो भारत में जाएंगे, खुद अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अलग होने से मना कर दिया इनको। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें तो मना कर दिया, योजना में तो मना कर दिया, लेकिन जब स्वतंत्र होंगे उस टाइम पे जो है फिर अलग होने का विकल्प दिया गया बाद में, ठीक है। तो ये फर्क है इम्पोर्टेंट, कि जब माउंटबेटन ने योजना दी थी उसमें अलग होने का विकल्प नहीं दिया गया था, ठीक। बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया। हैदराबाद चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं,
उसको भी मना कर दिया कि भाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर था और यहाँ से पाकिस्तान में शामिल कैसे होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी, कांग्रेस की मांग एकता की जो है तो पूरा करने की कोशिश की गई और कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। एक डेट दे दी 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया, ये अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप गूगल करिए, ठीक है। तो 15 अगस्त का दिन भी चुना गया और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। बढ़ते हैं आगे। अब माउंटबेटन योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, वो तो सिर्फ योजना थी, उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस पे किसके हस्ताक्षर होंगे, ब्रिटेन के संसद के होंगे, तभी तो अधिनियम है। और योजना तो क्या है, सिर्फ माउंटबेटन की योजना कि भाई ऐसा ऐसा करो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो उस योजना को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया, ठीक है। तो क्या प्रावधान थे 15 अगस्त 1947 को विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान में, ब्रिटिश संप्रभुता का अंत, अब तक हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उनकी जो भी नीतियां थी भारत में, है ना, जो भी जिम्मेदारियां थी वो सब खत्म कर दी गई, आज से हम सिर्फ अपने हैं और इतने वर्षों की जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो टूट गई हैं, ठीक है। और रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी गई कि या तो वो भारत में जाएं या तो वो पाकिस्तान में जाएं और या तो वो अलग रहें। और ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई, जबकि माउंटबेटन ने कहा था कि या तो भारत में मिलो या तो पाकिस्तान में मिलो, लेकिन जो अधिनियम आया 47 का, इसमें कहा कि वो अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया, वायसरॉय के पद का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है, वायसरॉय का पद खत्म किया गया। अब खत्म ही करेंगे, क्यों, क्योंकि वायसरॉय कौन है, वो यहाँ पर रानी को रिप्रेजेंट करता है भारत में, तो जब शासन खत्म हो गया तो वायसरॉय को खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल पद की स्थापना की गई, ठीक है। गवर्नर जनरल किसकी तरह है, प्रेसिडेंट की तरह है, राष्ट्रपति, अपने ही राज्य का राष्ट्रपति, ठीक। तो ये एक नया पद फिर से बन गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। और रेड क्लिफ के नेतृत्व में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा उसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो क्या इसका प्रभाव था और क्या भविष्य हुआ इस 1947 के एक्ट का, सबसे अच्छी चीज भी कि औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया, है ना, और विउपनिवेशीकरण हुआ, मतलब एशिया और अफ्रीका के जो और देश गुलाम थे उनमें भी जो है भारत को देख के एक प्रेरणा जगी कि भाई हमें भी अलग होना चाहिए, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। वर्षों से जो हम गुलाम थे अब हम संप्रभु हो गए, संप्रभुता मिली हमें, अपने नियम, अपना शासन, ये मिला। लेकिन जो दुष्परिणाम हुआ इसका वो है विभाजन और हिंसा। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन विभाजन और हिंसा के साथ पूरे देश में दंगे भड़क रहे थे, आगजनी हो रही थी, सांप्रदायिकता, ये सबसे बुरी चीज जो है भारत को मिली, है ना। अगली जो चुनौती थी रियासतों के एकीकरण संबंधी चुनौती, क्योंकि रियासतों को बोल दिया गया था कि वो अलग रह सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती है। तो 562 जो रियासतें थी, बहुत बड़ी चुनौतियां थी भारत के लिए लगभग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में शामिल करवाया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों के मुद्दों को सुलझाया, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है वर्षों का जो हमारा गुलामी थी, वर्षों की जो गुलामी थी, वर्षों का जो संघर्ष था वो खत्म हुआ और एक नई सुबह में हमने प्रवेश किया, एक बहुत ही पवित्र किताब के साथ जिसका नाम था भारत का संविधान, ठीक है। और कल से हम इसी को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या चीज इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान बनाती है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे भारत का संविधान। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।